तो प्रकाश के प्रकीर्णन में सबसे पहले आपको प्रकीर्णन का मतलब पता करना है कि ये प्रकीर्णन क्या होता है। अब तक जो आप चीज़ें कर रहे थे अपवर्तन या फिर परावर्तन, अपवर्तन के अंदर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा था और अपवर्तन में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा था और परावर्तन के अंदर उसी माध्यम में वापस आ रहा था। क्लियर है। अब बात करते हैं प्रकीर्णन में क्या होता है। प्रकीर्णन से समझने से पहले आपको एक चीज़ मुझे बतानी होगी कि अगर आपको किसी भी तरंग को पहचानना हो, कैसे पहचानोगे, यानी उसकी पहचानने की उसके साथ जो चीज़ें जुड़ी होती है, या एक किस्म से यूँ कह दें उसके हाथ और पैर हैं, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति। यानी किसी भी चीज़ को, किसी भी तरंग को आपको पहचानना है तो उसके हाथ पैर जो हैं वो उसके तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति है। जैसे मैंने आपके सामने दो तरंग बनाई है, आपको क्या करना है, इनको पहचानना है। इसमें और इसमें दोनों तरंगों में क्या फ़र्क है? सर ये आवृत्ति और वो तरंग नहीं, ऐसा नहीं, दोनों के पास ही तरंग दैर्घ्य भी है, आवृत्ति भी है। इसमें आवृत्ति ज़्यादा है, तरंग दैर्घ्य कम। इसमें आवृत्ति ज़्यादा, तरंग दैर्घ्य कम। इसमें तरंग दैर्घ्य ज़्यादा, आवृत्ति कम। पहचान लिया हमने दोनों को। कोई भी तरंग, कोई भी वेव आपके पास हो, उनको पहचानने का यही एक तरीका है। जैसे आपके सामने कोई इंसान हो तो उसको पहचानने के जो तरीके हैं, यानी उसका जो शरीर की जो आकृति है उसे पहचानोगे, उसके हाथ कैसे हैं, पैर, उसके हाथ कैसे हैं, पैर कैसे हैं, उसका नाक नक्श कैसा है, बिल्कुल वैसे ही इस तरंग को आपको पहचानना है। इसके अंदर अच्छा, इसकी तरंग दैर्घ्य अगर मैं बात करूं तो कहाँ से लेके कहाँ तक की इसकी तरंग दैर्घ्य होगी? यहाँ तक ना, यहाँ तक एक तरंग कंप्लीट हो जाती है। ये इसकी क्या है? तरंग दैर्घ्य। और तरंग दैर्घ्य को किससे लिखते हैं? लैम्डा से। ये लैम्डा है, ठीक है। अब इसके अंदर इसकी तरंग दैर्घ्य कहाँ से कहाँ तक होगी? तो यहाँ से लेके और यहाँ तक एक तरंग यहाँ पे पूरी हो गई, ये दूसरी तरंग स्टार्ट हो गई यहाँ से, है ना। इसकी तरंग दैर्घ्य ये देखो, इसकी का ज़्यादा है, इसकी कम है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अगर हम आवृत्ति की बात करें तो देखो, इसमें एक तरंग को कंप्लीट होने के लिए इतनी दूरी तय की। इतनी दूरी में अगर इसको देखें तो ये देखो, कम से कम इसकी एक और दो तरंगें कंप्लीट हो जा रही है, तो इसकी आवृत्ति ज़्यादा है, यानी कि ये बार बार आ रही है, ये कम बार आ रही है, इसीलिए इसकी आवृत्ति कम, इसकी आवृत्ति ज़्यादा। क्लियर है ना। अब प्रकीर्णन से इस आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य से क्या रिलेशन है वो समझो, कि हमने तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति की बात प्रकीर्णन से पहले क्यों की। अच्छा, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति की बात हमने जब प्रिज्म पढ़ा था, जब प्रकाश मुड़ रहा था, तब भी हमने देखा था कि जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है वो कम मुड़ रहा है, जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा कम है वो ज़्यादा मुड़ रहा है, ऐसा कुछ है ना। यानी तरंग दैर्घ्य का संबंध वहाँ से भी था। अब प्रकीर्णन में भी इसका ही संबंध होगा, क्योंकि हम तरंग को पहचानते ही इसी से ही हैं। क्लियर है। अब अगर इसको जो प्रकीर्णन है उसका क्या होता है, जब मान लो ये एक प्रकाश की, आपको पता है प्रकाश भी ऐसे ही तरंग की फॉर्म में चलता है, ऐसे ही चलता है। अब अगर ये ऐसे चलता चलता और इसके सामने कोई चीज़ आ जाए और उससे टकरा कर ये फैल जाए, क्या हो जाए? फैल जाए। तब ऐसा हो जाए, तब हम कहते हैं कि प्रकाश का क्या हुआ है? प्रकीर्णन हुआ है। क्लियर है। जैसे कि मान लो ये वाला प्रकाश है, अब इसको फैलाना है। फैलाने का मतलब ये इधर भी जा रहा है, इधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऐसे फैल गया, चारों तरफ फैल गया। अगर ऐसा हो गया तो हम कहेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन हुआ है। क्लियर है ना। क्या इसमें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया? नहीं, उसी माध्यम में ही चल रहा है, उस माध्यम में ही उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो फैल गया। क्लियर है ना। अब माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है कि उस माध्यम के अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है कि कुछ माध्यम के अंदर ये फैल जाता है, कुछ के अंदर नहीं फैलता है। क्यों फैलता है, कैसे फैलता है और किस प्रॉपर्टी की, माध्यम की किस गुण की वजह से ये फैलता है, उसके लिए हमने ये तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति की पहले चर्चा की है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है। क्या होता है प्रकाश का प्रकीर्णन? प्रकाश का फैलना। अब ये फैलता कैसे है? अगर सिर्फ फैलना प्रकीर्णन कहलाता ना तो हमारा यहाँ पे प्रकीर्णन खत्म हो जाता, सिर्फ फैलने से ही प्रकीर्णन होता। तो क्यों? क्योंकि अब फैलता तो एक जगह और भी है। मान लो मैंने ये लिया लेंस, कौन सा लेंस है ये? अवतल लेंस है ना। आपको पता है इसके ऊपर भी मैंने ऐसे प्रकाश डाला,
फैल गया। ये तो प्रकीर्णन नहीं था, ये तो अपवर्तन था, है ना। अब फैल तो यहाँ पे भी रहा है, इसको हम प्रकीर्णन बोल रहे हैं। दूसरे माध्यम में गया है और उसमें हाँ, नहीं जाएगा। इसमें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, उसमें नहीं जा रहा है, एक तो ये चीज़ है। क्लियर है। तो उसमें फिर कैसे फैलता है, क्या कारण होता है, वो अब हम पढ़ने वाले हैं कि इसके अंदर तो लेंस से फैला। क्लियर है ना। अब यहाँ पे प्रकाश कैसे फैलता है, फिर से मैं आपके सामने दो तरंगे बनाता हूँ। अब एक चीज़ मुझे बताना, हमने जब प्रिज्म पढ़ा था तो ऐसे पढ़ा था, पढ़ा था ना। यानी प्रकाश, सफ़ेद प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो इन 7 रंगों में बंट जाता है ना। ये वाला कौन सा, बैंगनी रंग था, ये रेड, ये सबसे कम मुड़ा था, ये ज़्यादा। और जब मुड़ा था उसी वक्त हमने बात की थी कि इसकी तरंग दैर्घ्य वो ज़्यादा, इसकी कम होती, इसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा और इसकी कम। ठीक है, ये चीज़ हमने वहाँ पे बात की थी। अब मैं यहाँ पे 2 तरंगे बना रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखना, एक ये और एक ये। ठीक है, किसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है, इसकी तरंग दैर्घ्य कम है, इसकी आवृत्ति कम, इसकी ज़्यादा। ये चीज़ आपको सबसे पहले पहचाननी आनी चाहिए। ठीक है ना। ये तरंगें किसी की भी हो सकती हैं, उनके अंदर कहीं पे भी तरंग नाम आ जाए, समझ लेना वहाँ पे आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य होगी ही होगी। तरंग का मतलब क्या है यहाँ पे, वेव या फिर तरंग दैर्घ्य। ठीक है। अब यहाँ पे हमने वेव या तरंग दैर्घ्य या तरंग क्यों बनाई, क्योंकि जो प्रकाश है ना वो भी वेव की फॉर्म में, तरंग की फॉर्म में चलता है। क्लियर है। अब ये कैसे फैलेगा, इसके सामने अगर किसी को आपको ऐसे फैलाना हो, यानी उसको टुकड़ों में बांटना हो, ठीक है, तो उसके सामने जैसे इस चौक को मुझे टुकड़ों में बांटना है, तो इसके सामने एक छोटा सा चौक ले लूँ मैं, ये इसको इस चौक से ऐसे टकराऊँ तो क्या ये बटेगा, मैंने क्या कहा था, इसको फैलाना है। अब उसकी जगह, तरंग की जगह एक बार के लिए आओ तो इस चौक पे, इस चौक को फैलाना है, यानी कि इसको हमें क्या करना होगा, इसका एक टुकड़ा तोड़ के इधर, एक इधर, तभी ये फैलेगा, ऐसे तो फैलेगा नहीं। अब इसके सामने इस छोटे से चौक को और इसके साथ ऐसे टकराऊं, क्या ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट पाएगा, इतने छोटे से नहीं टूट पाएगा। क्या होना चाहिए कि ये चौक भी इस चौक के साइज़ के जितना ही होना चाहिए, और जब ये आपस में ऐसे मिलेंगे तभी ये दोनों मिलके और ये फैल सकता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट सकता है ना। यानी कि इसका साइज और इसका साइज दोनों का बराबर होना चाहिए। क्लियर है। अब ऐसा ही यहाँ पे इस तरंग के साथ होना चाहिए। इस तरंग का साइज अगर मैं पूछूं तो कितना होगा, इसका साइज, आकार पूछूं तो कहाँ से कहाँ तक का होगा, यहाँ से लेके और यहाँ तक, यानी कि ये वाला इसका साइज हुआ, है ना। अगर इसके सामने अगर ये किसी से टकराए, अब अगर जिस माध्यम के अंदर चल रही है उस माध्यम के कणों से ही टकराएगी और किसी से तो टकराएगी नहीं, है ना। तो अगर इसका तरंग दैर्घ्य इतना है, यानी इसका आकार ये है, तो इसको टकराने के लिए जो कण होगा वो भी इसी के साइज का होना चाहिए। समझ में आया ना। ये मैंने क्यों लिखा, इसको फैलना है, इसको फैलने के लिए जब ये जिस माध्यम में चल रही है उस माध्यम के कणों का आकार कैसा होना चाहिए, लैम्डा के बराबर। लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य। किसकी तरंग दैर्घ्य, जो तरंग उसके अंदर से चल रही है। क्लियर है। अब इसके लिए अगर पदार्थ होगा, इसके अंदर पदार्थ के जो कण होंगे क्या वो ऐसे ही होंगे या कुछ छोटे या बड़े होंगे, इसके लिए बड़े होंगे कि छोटे, आपको क्या देखना है, तरंग दैर्घ्य देखनी है। पहले इसकी तरंग दैर्घ्य देखो, ये देखो तरंग दैर्घ्य इसकी इससे छोटी है, तो इसके पदार्थ के कणों का आकार कितना होना चाहिए, छोटा। क्लियर है। अब इसका ये जो है, इसका कण का जो साइज है वो ऐसा अगर होगा तो ही ये फैलेगा, वरना क्या करेगा, या तो छोटा होगा तो इसके ऊपर से निकल जाएगा, और अगर बड़ा हुआ तो ये वहाँ से परावर्तित होकर और वापस आ जाएगा। क्लियर है ना। समझ में आई ये चीज़। अब इस क्लास के अंदर आपको क्या प्रकाश का मार्ग या वो छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं ना। अब होगा क्या, देखो ये और ये दोनों का कणों का साइज बराबर है, इसकी तरंग दैर्घ्य और इसके साइज दोनों बराबर हैं, है ना। तो क्या होगा, ये वाली
जब इसके साथ टकराएगी तो ये कण हमें दिखाई देगा कि नहीं देगा? देगा ना, क्योंकि ये प्रकाश है और प्रकाश आपको पता है किसी भी पदार्थ को या किसी भी वस्तु को देखने में हमारी मदद करता है। तो ये हमें दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। अगर ये वाला कण यहाँ पे होगा और इसके साथ टकराएगा तो ये वाला कण हमें दिखेगा कि नहीं दिखेगा? इसकी और इसकी बात हो रही है, नहीं दिखेगा ना। ये कण कब दिखेगा? जब ये वाला टकराएगा। क्लियर है ना? समझ में आई ये चीज़? अब एक चीज़ 1 मिनट के लिए, अपनी क्लास के अंदर जो एनवायरनमेंट है, क्या आपको यहाँ पे छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं? नहीं दे रहे। और प्रकाश तो यहाँ पे आ रहा है, वो कण क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? वो हाँ, जो प्रकाश यहाँ पे आ रहा है उसकी तरंग दैर्घ्य है वो कुछ बड़ी है और वो जो कण है वो कुछ ऐसे है, इसलिए वो कण हमें दिखाई नहीं दे रहे। क्लियर है ना? अब जहाँ पे ऐसा हो जाए वहाँ पे हमें वो कण दिखाई देंगे, और कण जब दिखाई देंगे तो हम ऐसा कहते हैं कि हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई दे रहा है ना? ऐसा होता कहाँ पे? आप एक अंधेरे कमरे में या रोशनी आई है, बिल्कुल छोटे से सुराख से रोशनी आ रही है, तो वहाँ से आपको ऐसे मार्ग से एक दिखाई देता है, और बहुत छोटे छोटे कण भी दिखाई देते हैं। वहाँ पे क्या हो रहा है? प्रकाश का परिकिरण। क्लियर है ना? यानी वहाँ पे प्रकाश फैल रहा है, और वहाँ पे क्या हुआ होगा तब फैल रहा है? कण जो है ना, कण का साइज और प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य और कण का साइज है, वो दोनों लगभग बराबर होंगे, तभी हमें वो कण दिखाई दे रहे हैं, यानी प्रकाश का मार्ग दिखाई दे रहा है। क्लियर है ना? तो ये चीज़ समझ में आई। इसी को हम 1 मिनट के लिए लिख लेते हैं कि प्रकाश फैलता तो है, लेकिन किस कारण से फैलता है? समझ में आया? ये हमने प्रकीर्णन की पूरी परिभाषा लिख ली। यहाँ तक हमने प्रकीर्णन के बारे में लिखा था, ठीक है। अब पूरी, ये तो ठीक है कि फैलना तो है, प्रकाश का फैलना है, लेकिन पूरी परिभाषा इसको जब लिखोगे तभी को कंप्लीट होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने ये बताया है कि वो कब फैल रहा है। ना हमने कोई लेंस लगाया है, ना हमने कोई दर्पण लगाया है, बस प्रकाश जिस माध्यम में चल रहा है उस माध्यम के जो कण है ना, उनका आकार प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है उसके बराबर हो गया है, और उसी वजह से वो कण का है, वो कण हमें दिखाई देने लगते हैं, प्रकाश फैल जाता है और हमें प्रकीर्णन दिखाई देता है। क्लियर है? ये तो हुआ प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। अब ये प्रकीर्णन हमें कहाँ दिखाई देता है? हाँ, पहला तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? अंधेरे कमरे में। किसके उदाहरण है ये? प्रकीर्णन के। प्रकाश का प्रकीर्णन कहाँ कहाँ हो रहा है? पहला, ठीक है। और ये आप देख सकते हो हर रोज़ सुबह सुबह जब सूरज निकलता है ना, तब आप देख सकते हो, ठीक है ना। और वो छोटा जो मार्ग आपको दिखाई देता है, आज के बाद उसको आप क्या कहोगे? किसकी वजह से दिखाई दे रहा है? वो प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के। और ये क्यों दिखाई देता है? इसका कारण क्या है? क्योंकि जो वो कण है ना, उन कणों का आकार किसके बराबर हो गया है? तरंग दैर्घ्य के बराबर, ठीक है। तो इसका कारण क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्लियर है? ये एक एग्जाम्पल हुआ। इसके बाद इसका एक दूसरा एग्जाम्पल जो हमारी प्रकृति में हमें दिखाई देता है वो है टिंडल प्रभाव। ये टिंडल प्रभाव, अगर आपने कहीं पे, मतलब बड़े बड़े पेड़ हैं बहुत सारे, या यूँ लगा लो जंगल के अंदर बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, ऊपर जाके उन पेड़ों की एक छत सी बन जाती है, ठीक है ना। सब पेड़ों की टहनियाँ आपस में मिलके और एक छत सी बना लेती हैं, और उनकी पत्तियों से, वो पत्तियाँ फिर क्या काम? वही अंधेरा कमरा और छोटा सा खिड़की, उसका काम कौन करता है? वो पत्तियाँ, जिनके अंदर से थोड़ा थोड़ा प्रकाश आता है, ठीक है। और नीचे फिर से वही आपको उनका एक मार्ग दिखाई देता है। क्लियर है? वो जो होता है वो टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्लियर है ना? एक्चुअल में टिंडल प्रभाव के अंदर भी क्या होता है? प्रकाश का फैलना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। लेकिन ये होता क्या है? जंगलों के अंदर जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ पौधों से प्रकाश की किरणें जब गुजरती है, और वहाँ, अच्छा वहाँ क्या धूल होती है? तो क्या होता है वहाँ पे? अगर धूल होती, धूल तो आती कहाँ से है वहाँ पे?
क्योंकि एनवायरनमेंट तो बिल्कुल शांत होता है वहाँ पे, लेकिन फिर भी दिखाई देती है। वहाँ क्या होता है ऐसा, कौन से कण होते हैं वहाँ पे? तो वहाँ पर जो सुबह सुबह पानी की छोटी छोटी बूंदें होती है उसके अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर छोटी छोटी बूंदें, और वो बूंदें किसका काम करती है? प्रकीर्णन का काम करती है, ठीक है ना। उन बूंदों का आकार है वो किसके आकार के बराबर? तरंग दैर्घ्य के बराबर हो जाता है, और हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। वो क्या है? अपना टिंडल प्रभाव। क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ और, ऐसे जो माध्यम है ना, जैसे कि हमने धूल भरे जो कमरा है उसके अंदर से जब प्रकाश आया तो हमें मार्ग दिखाई देने लगा। ऐसे ही वायु के अंदर जब छोटे छोटे पानी की बूंदें मिली, उसके अंदर से प्रकाश गया तो हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लग गया। ये जो ऐसे माध्यम हैं जिसके अंदर से हमें प्रकाश का जो मार्ग है दिखाई देते हैं, इन सब माध्यमों को एक साथ मिला के एक शब्द देते हैं, एक नाम देते हैं इनको हम, वो आपको याद रखना है। क्या है वो? कोलाइड। ठीक है ना। जहाँ पे भी हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई दे जाए वो कोलाइड कहते हैं। ठीक है, ऐसे तो हमें उसके कण दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जैसे ही हमने प्रकाश वहाँ से निकाला हमें वहाँ से छोटे छोटे कण दिखाई देने लग जाते हैं। वो क्या कहते हैं कि हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई दे रहा है। ऐसे जो माध्यम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कोलाइड। ठीक है ना। यानी कोलाइड के जो कण हैं, कोलाइड एक ऐसा माध्यम है जिसके कण हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन इतने बड़े भी होते हैं कि जब प्रकाश उसके अंदर से जाता है तब वो दिखाई देने लग जाते हैं। कोलाइड का मतलब समझ में आया ना? ठीक है। तो क्या ये एक नंबर का अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर आप सिंपल ये लिख दो कि प्रकाश का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है, ठीक है। लेकिन और अच्छे से अगर आप लिखना हो तो जो टिंडल प्रभाव है ना, सबसे पहले ये वहीं पे देखा गया था। कहाँ पे? जंगलों के अंदर बड़े बड़े पेड़ों से जब प्रकाश आ रहा था तो वहाँ पर जो छोटी छोटी पानी की बूंदें हैं एनवायरनमेंट के अंदर, जंगल के एनवायरनमेंट के अंदर, वो क्या करती है? प्रकाश को फैला देती है, और प्रकाश को ऐसे फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है। अगर ये अच्छा, एक चीज़ और ये पूछ लिया जाए कि टिंडल प्रभाव किस कारण से होता है? प्रकाश की कौन सी चीज़ की वजह से टिंडल प्रभाव होता है? प्रकीर्णन की वजह से। क्लियर है ना सबको? टिंडल प्रभाव क्यों होता है? ठीक है, ये अपना टिंडल प्रभाव हो गया। पहला क्वेश्चन, पहला एग्जाम्पल हो गया। अब तीसरा एग्जाम्पल इसका देखते हैं क्या है। अच्छा, तीसरा एग्जाम्पल है जो वैसे तो हमें नहीं पता था कि यहाँ पे भी प्रकीर्णन ही हो रहा है, लेकिन हम आसमान जो है अपना, जैसे ही सूरज निकलता है हमें आसमान नीला दिखाई देना शुरू हो जाता है ना। अगर एक्चुअल में आसमान नीला ही है तो फिर ऐसा क्या हो जाता है कि जैसे ही सूरज छिपा, जैसे ही सूरज अस्त हुआ तो वो नीला दिखाई देना बंद, काला दिखाई देना शुरू हो गया। यानी वो रंग में या तो परिवर्तन नहीं आना चाहिए अगर अपना आसमान है वो नीला ही है तो, है ना। और अगर कुछ और गड़बड़ है तो फिर हमें पता करना है कि ऐसा क्या होता है कि सुबह होते ही हमारा आसमान है वो नीला हो जाता है। तो पहली चीज़ तो ये हुई कि सूरज के साथ इसका कोई ना कोई पक्का संबंध है। ठीक है, अब सूरज के साथ संबंध है तो सूरज का प्रकाश कैसा होता है? वाइट, यानी कि सफ़ेद होता है। सफ़ेद होता है, इसका मतलब हमें आसमान सफ़ेद दिखाई देना चाहिए, नीला क्यों दिखाई देता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हमें मिलता है जब हमने प्रिज्म पढ़ा था। हमने ये देखा था कि सफ़ेद प्रकाश है वो कितने रंगों से मिलकर बना? 7 रंगों से। ठीक है ना। अब इन 7 रंगों से मिलकर बना, और साथ में हमारा एक वो विबग्योर अभी हमने लिखा था उसमें ब्लू भी था, यानी नीला कलर भी उन 7 में शामिल होता है। तो इसका संबंध हमें थोड़ा थोड़ा अब ये समझ में आने लगा कि सफ़ेद प्रकाश आता है और उनमें से जो नीला रंग है ना वो कोई ना कोई खेल अपना दिखाता है, तभी हमें आसमान कैसा दिखाई देता है? नीला। ठीक है, और फिर हमने ये समझा कि ये प्रकीर्णन होता है ना प्रकाश का, उसकी वजह से ये नीला दिखाई देता है। क्लियर है। अब नीले रंग के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? बाकी के जो 6 रंग बचे वो कहाँ चले गए? सिर्फ नीले के साथ ही ऐसा क्या हो गया कि प्रकाश जो आसमान के अंदर नीला रंग है वो तो प्रकीर्णित हो गया, और बाकी सब के साथ कुछ नहीं हुआ। बाकी रंगों के साथ क्या हुआ? क्या वो सोख लिए, तो नीले को क्यों नहीं सोखा? उसको समझते हैं।
ठीक है, ये तीसरा एक एग्जाम्पल। अच्छा, इतना तो आपको समझ में आ रहा कि ये प्रकीर्णन की वजह से हो रहा है। तीसरा उदाहरण है ना अपना, क्या है कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है ना। दो तीन क्वेश्चन है जिनके आंसर हमें इसमें पता करना। पहली चीज़ तो चलो मान लिया कि सूरज की वजह से दिखाई दे रहा है, ठीक बात है। तो सूरज का प्रकाश तो सफ़ेद होता है, तो हमें आसमान भी या तो सफ़ेद दिखाई देना चाहिए, या फिर चलो मान लिया कि सफ़ेद नहीं दिखाई दिया तो फिर रंगीन दिखाई देना चाहिए, यानी कि सातों के सातों रंग बराबर दिखाई देना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। सिर्फ बाकी 6 रंगों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों है और एक नीले रंग को ही इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों दी गई है, या वही क्यों दिखाई देता है, उसके इस क्वेश्चन का हमें आंसर पता करना है। क्लियर है ना। तो ऐसा क्यों होता है, हमने प्रकीर्णन के अंदर क्या पता किया। अब आपको ये तो पता है मैं यहाँ पे कुछ तरंग दैर्ध्य बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उनको समझना, ठीक है। ये मैंने 3 बनाई है, ठीक है। क्या आप इसमें से अंदाज़ा लगा सकते हो कौन सा रंग लाल रंग हो सकता है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य कैसी होती है, ज़्यादा होती है। ये लाल रंग क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य देखो सब तीनों में से सबसे ज़्यादा, ठीक है, और आवृत्ति सबसे कम। अब आपको ये भी समझ में आ रहा है कि हमें आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ी। ये लाल है। अब आप बैंगनी भी पहचान सकते हो, ये है बैंगनी रंग। क्यों, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, आवृत्ति सबसे ज़्यादा है। अब इन दोनों के बीच में ही कहीं ब्लू रंग भी होगा, नीला रंग भी होगा। इसको हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं। बाकी के 3 जो 4 कलर और बच गए वो मैंने नहीं लिखे हैं। ये वाला अपना कौन सा होगा, पक्का नीला, ठीक है। सबसे कम वाला आवृत्ति वाला तो हमारा बैंगनी, सबसे ज़्यादा आवृत्ति वाला लाल। इतना क्लियर है सबको। अब प्रकीर्णन के यहाँ पर एक बार दोबारा से आओ। ये प्रकीर्णन कब करेगा, जब इसके सामने कैसा कण आएगा, बिल्कुल इसकी तरंग दैर्ध्य की आकृति का, यानी कि ऐसे साइज का, जितनी ये इसकी तरंग दैर्ध्य है उतने ही साइज का अगर इसके सामने कण आया तो ये वाला प्रकीर्णित होगा, यानी ये वाला फैलेगा, बाकी सब नहीं फैलेंगे, बाकी सब इसके ऊपर से निकल जाएंगे या वापस चले जाएंगे। इन दोनों में से एक काम होगा। क्लियर है ना। और इसके साथ क्या होगा, इसके साथ ये देखो इसकी तरंग दैर्ध्य यहाँ तक है। तरंग दैर्ध्य भी पता होनी चाहिए कहाँ से कहाँ तक होती है। जब एक साइकिल पूरा हो जाता है और ये यहाँ पे होता है तो यहाँ तक जो होती है ये इसकी तरंग दैर्ध्य है, इसकी तरंग दैर्ध्य यहाँ तक है। अगर बैंगनी रंग प्रकीर्णित होगा तो कण कैसा होना चाहिए, बिल्कुल इतना। अगर नीले रंग इसको अगर प्रकीर्णित करना है तो इसका कण का आकार कितना होना चाहिए, ठीक है ना। अब अगर ये वाला प्रकीर्णित हो रहा है तो जो उसके अंदर जिस भी माध्यम से वो हो रहा है उसके अंदर जो कण है उनका आकार ऐसा होना चाहिए। अगर लाल रंग हो रहा है तो ऐसा होना चाहिए, और अगर बैंगनी रंग हो रहा है तो ऐसा होना चाहिए। क्लियर है। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि अच्छा ऊपर हमारे क्या है, वायु ही है, हवा ही है। हमने क्या देखा, हवा के कणों का आकार देखा कि वो आकार कैसा है। जब हमने वो आकार नापा ना तो वो आकार कैसा था, ऐसा। क्लियर है। तो हवा के जो कणों का आकार है वो नीले रंग के साथ मैच कर गया, तो नीला रंग है वो तो फैल जाता है। जो कम वाले हैं, जो ये वाले हैं ना, ये सारे और ये सारे या तो वापस चले जाते हैं या नीचे आ जाते हैं। क्लियर है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि जो वायु के कणों का आकार है वो नीले रंग, जो नीला रंग है उसकी तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है, और इसीलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। और रात को काला क्यों दिखाई देता है, नीला रंग है वो प्रकीर्णित होकर फैल जाता है,
और इसीलिए हमें आसमान है वो नीला दिखाई देता है। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि रात को आसमान नीला क्यों दिखाई नहीं देता? तो वहाँ पे क्या है, क्योंकि सफ़ेद प्रकाश नहीं होता। या फिर आप सिंपल ये लिख सकते हो कि हमें नीला रंग इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पे प्रकाश के नीले रंग का प्रकीर्णन हो रहा होता है, और रात को नीला रंग नहीं होता तो आसमान भी नीला दिखाई नहीं देता। ठीक, और नीला रंग आता कहाँ है? सूरज से आता है। क्लियर है? दोनों तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए। ठीक है ना? दोनों क्वेश्चन के आंसर हुए। अब इसके बाद आसमान का नीला रंग क्यों, ये ठीक है। अब इसके बाद आपने एक चीज़ और देखी होगी, सुबह जल्दी कौन कौन उठता है? तो आपने ये भी देखा होगा सुबह जब सूरज दिखाई देता है ना, जब इस तरफ से सूरज उगता है तो वो लाल रंग का सा दिखा, बिल्कुल लाल रंग का गोला दिखाई देता है। और जैसे जैसे वो ऊपर उठता है उसका लाल रंग गायब और वो बिल्कुल एक सफ़ेद प्रकाश का गोला दिखाई, है ना? और सुबह सुबह आपने ये भी देखा होगा कि सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो लाल रंग की ज़्यादा आती हैं, बाकी रंगों की कम आती हैं या आती ही नहीं है। देखा होगा, लाल रंग तो सबने देखा है सूरज से। क्लियर है? अब ये क्यों होता है? अगर ये होता तो फिर, और अगर ये भी होता तो फिर दिन में भी लाल ही दिखाई देना चाहिए, दिन में ऐसा क्या हो जाता है? ठीक है ना? अब इसके साथ हम देखते हैं कि इसके अंदर प्रकीर्णन कहाँ काम करता है। तो इसका फोर्थ जो एग्जाम्पल है कि सूर्योदय, हाँ सूर्योदय, और ये सूर्योदय और सूर्यास्त मैंने क्यों लिखे हैं? क्योंकि हाँ ये इसलिए लिखे हैं कि ये शब्द आपकी पेपर के अंदर लिखे हो सकते हैं तो आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है ना? ये रक्ताब मैंने लिखा है, इसका क्या मतलब होता है? लाल रंग, क्योंकि रक्त यानी खून, खून मतलब लाल रंग। क्लियर है? सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताब क्यों? अब इसका भी आंसर हम ढूंढते हैं। अब आपको, अभी हमने जो 3 तरंग दैर्घ्य हमने बनाई थी, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी थी? लाल रंग की। सबसे कम किसकी? बैंगनी रंग। क्लियर है? अब जब सुबह का या शाम का टाइम होता है, इसको रफ कर दूं क्या? ये मान लो अपनी धरती है, ठीक है? ये इसके चारों ओर इसका वातावरण है। वातावरण मतलब इसके चारों ओर वायु। क्लियर है? जब हम मान लो इस पे कहीं यहाँ खड़े हैं, ठीक है? यहाँ मैंने क्यों खड़ा किया? क्योंकि सूरज है वो इसके चारों ओर, ये धरती घूमती है, वैसे तो सूरज नहीं घूमता है, लेकिन 1 मिनट के लिए मान लेते हैं सूरज यहाँ है। क्या इसको दिखाई देगा? ये जो यहाँ पे हम हैं, हमें नहीं दिखाई देता। इस मतलब हमें, ये सुबह के लगभग 5 बजे यूँ लगा लो, ठीक है? जैसे जैसे ऊपर आता लगभग 6:30 बजे सूरज यहाँ से होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? सूर्योदय, सूर्य का उगना। क्लियर है? यहाँ से तो सफ़ेद प्रकाश ही निकला है, ठीक है ना? यहाँ से सफ़ेद प्रकाश आया और हमारे वायुमंडल के अंदर यहाँ पहुँच गया। क्लियर है? अब यहाँ पे आने के बाद इसके साथ जो खेल शुरू होता है वो यहीं से शुरू होता है। ठीक है? यहाँ पे आने के बाद आपको पता है एक तो प्रकीर्णन किसका होगा? नीले रंग का। ठीक है? नीले रंग का प्रकीर्णन होगा तो वो यहाँ से नीला रंग है वो तो निकल जाएगा। बाकी के कितने बचे? 6 रंग। ठीक है? अब 6 में से यहाँ तक चलना है। क्लियर है? यहाँ से चल के और यहाँ तक उन 6 के 6 रंगों को पहुँचना है। क्लियर है ना? अब मैं एक बार के लिए आपको फिर से थोड़े से वो रंग याद दिला देता हूँ। ठीक है? कौन जल्दी पहुँचेगा? वो जल्दी पहुँचेगा या यूँ? ठीक है ना? यानी कि जब ये 1 मिनट के लिए इधर देखो,
ये जब अपना एक चक्कर पूरा करेगा तो ये लगभग इतनी दूरी तय कर चुका होगा, है ना। और ये वाला अपना एक चक्कर पूरा करेगा तो इतना ही दूर चला, कितना आगे निकल गया ये, है ना। मतलब ज़्यादा कौन चलेगा, ऊपर वाला। और तरंग दैर्घ्य ज़्यादा किसकी होती है, लाल रंग की। ठीक है, अब इसके अंदर देखो सिर्फ या तो इस टाइम या फिर ये देखो जब छिपने के टाइम में यहाँ पहुँच जाएगा तब भी इसके साथ बिल्कुल यही कंडीशन होगी। अब इसके अंदर क्या है कि जब सुबह और शाम का टाइम होता है ना, तभी ऐसी कंडीशन आती है कि जो प्रकाश है, ये जो 6 रंग बाकी के बचते हैं, उनको यहाँ पर एनवायरनमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा चलना होता है। यानी हाँ, तो जब सुबह और शाम का टाइम होता है ना, तभी जो प्रकाश है यहाँ से देखो इतना चला है प्रकाश हम तक पहुँचने के लिए। ये मान लो हम ही हैं, और एक प्रकाश मतलब ये सूरज यहाँ पे होता ऊपर, बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है, यानी दोपहर के टाइम में। तब प्रकाश कैसे चलता है, ऐसे चल के आता हो, यानी यहाँ से ऐसे आ रहा होता। हमारे वातावरण में कितनी दूरी तय की, ये वाली। अभी कितनी की, ये वाली। कौन सी ज़्यादा है, ये वाली, है ना, क्योंकि इधर से आया तो ये वाली दूरी तय की। यानी कि ज़्यादा दूरी जब शाम या सुबह के टाइम में प्रकाश हमारे वातावरण के अंदर ज़्यादा दूरी तय करता है। क्लियर है। और ज़्यादा दूरी जब तय करता है तो जो लाल रंग है वो अपना खेल दिखाता है। क्यों, क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है, वो ज़्यादा दूरी तक बिना मुड़े चल सकता है। ठीक है ना। और ये वाला कम दूरी तक चलता है बिना मुड़े। क्लियर है। इसीलिए लाल रंग है वो तो हमारी आंखों तक पहुंच जाता है और बाकी नहीं पहुंच पाते, बीच में कहीं खो जाते हैं। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हुआ, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ यानी कि लाल रंग। क्यों, क्योंकि लाल रंग है, उसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है और इसीलिए वो बिना मुड़े ज़्यादा दूरी तक चल सकता है। बाकी के रंग बीच में ही कहीं मुड़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी तरंग दैर्घ्य कम है। क्लियर है। और ये ज़्यादा मुड़ना और कम मुड़ना का खेल क्यों आया, क्योंकि सुबह के टाइम और शाम के टाइम, यही 2 टाइम ऐसे होते हैं जब प्रकाश है उसको हमारे वातावरण के अंदर सबसे ज़्यादा चलना होता है। सुबह के टाइम में तो ऐसे चलते हैं तो सारे के सारे एक साथ चलेंगे, हमारी आंखों तक पहुंच जाएंगे। हमें कैसा दिखाई देगा, जब सारे एक साथ दिखाई देंगे तो सफ़ेद। सारे रंग जब एक साथ दिखाई देंगे तो सफ़ेद दिखाई देगा। क्लियर है ना सबको। क्लियर हुआ इसका आंसर। इसका रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। अगर आपको समझ में आया तो अपनी लैंग्वेज में लिखना है। बस जो चीज़ इसके अंदर मेन है वो क्या, कि जो लाल रंग है उसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। ठीक है। दूसरी जो मेन चीज़ है वो ये कि जब सुबह के टाइम या शाम के टाइम प्रकाश है वो तिरछा हमारे वायुमंडल के अंदर तिरछा प्रवेश करता है, यानी इसीलिए वो ज़्यादा रास्ता तय करना पड़ता है उसको। और लाल रंग है वही एक ऐसा है जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है और वो बिना मुड़े काफ़ी दूर तक जा सकता है। ठीक है। तो बाकी रंग प्रकिरणित हो जाते हैं, लाल रंग हमारी आँख तक पहुँचता है तो वो दिखाई देता है। क्लियर है। ये तो हुआ सूर्यास्त और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। जो खतरे की लाइट है, डेंजर लाइट है, वो किस रंग की होती है, क्यों, क्या बता सकते हो आप। हाँ, क्योंकि वो भी दूर से। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई खतरे का निशान है और वो आपको पास ही जाके दिखे, यानी आप खतरे के बिल्कुल नज़दीक ही पहुंच गए, फिर खतरे हो चाहे ना हो क्या फ़ायदा उसका। खतरे का मतलब है आपको दूर से ही सचेत हो जाओ, है ना। इसीलिए खतरे का निशान है वो लाल रंग का बनाया जाता है। और लाल रंग क्यों बनाया जाता है, क्योंकि लाल रंग बहुत दूर तक जा सकता है बिना मुड़े। क्लियर है ना। यानी कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, इसीलिए खतरे के जो निशान है उनको लाल रंग का बनाया जाता है। क्लियर है। ये क्वेश्चन भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, खतरे के निशान लाल क्यों। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही।